ज़माने में कांग्रेस के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने उस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया। ध्यानचंद जी बोलते हैं कि मैंने जो हॉकी खेली वो दूसरे देशों को हराने के लिए खेली है और उनको मैंने हराया। अब मैं वहां जाके उन देशों को हॉकी सिखाऊं कि तुम भारत को हराओ, तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। ध्यानचंद जी के नाम पे सरकार ने इतने सारे उनको इतने सारे मेडल मिले हैं, उनके नाम पर इतनी सारी चीज़ें रखी गई हैं, पर आज तक उनको भारत रत्न नहीं मिला है। इस पे आप क्या कहेंगे? ध्यानचंद को ये सम्मान मिले, ऐसा असंख्य लोग कहते हैं। और उन लोगों में, क्योंकि मैं भी प्लेयर खिलाड़ी रहा हूँ, वर्ल्ड कप जीतने वाला, ओलंपिक मेडल्स हासिल करने वाला, एशियाड के मेडल हासिल करने वाला, मैं भी अर्जुन अवार्डी रहा हूँ। तो मैं जहाँ उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने देश को नहीं छोड़ूंगा, मैं सिर्फ देश के लिए खेलूंगा, और उससे ये पूछने वाला और उनको ऑफर देने वाला हिटलर 1936 में था। नमस्कार, मैं शिवांश राज सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। आज हमारे साथ हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी के पुत्र अशोक कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर और सोलन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सोलन में एक हॉकी प्रतियोगिता जो अंडर 13 इयर्स के बच्चों के लिए आयोजित की गई है, 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में। उसमें 60 बच्चियां और 60 बच्चे, बालक और बालिकाएं, कुल मिला के 120 बच्चों का यहाँ पर खेलों का एक प्रतियोगिता बहुत अच्छे तरीके से आयोजित की गई है। और मैं इसमें शामिल हुआ, इसके लिए मुझे भी इसकी खुशी है कि हम बच्चों के लिए कुछ रास्ते खोज रहे हैं, कुछ रास्ते निकाल रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में और आने वाले समय में ये बच्चे भारत का नेतृत्व कर सकें और भारत की टीम में रहकर भारत को मेडल्स दिला सकें। आज आप सोलन में आए हैं, आपको सोलन में आके कैसा लग रहा है? ये जगहें तो, स्थान तो मैं कहूँ दुनिया में प्रसिद्ध स्थानों में से हैं, और यहाँ सैलानी आते हैं, यहाँ बहुत दर्शक लोग भी आते हैं। और सबसे बढ़कर ये ग्राउंड जो नगर निगम ने बनाया यहाँ, और जो टूर्नामेंट के हमारे आयोजन करता हैं श्री दिनेश महाजन साहब, श्रीमती सविता जी, हमारे राकेश शर्मा जी साहब हैं, और अनगिनत लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल उनके लिए तो एक मेला टाइप है, और 3 दिन से वाकई में एक मेले के रूप में ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। ध्यानचंद जी के समय में भारत हॉकी में बहुत अच्छा था, बहुत गोल्ड आते थे, पर आज के समय में ओलंपिक्स में भी भारत पिछड़ सा रहा है। उस पे आप क्या कहेंगे? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जो उम्मीदें हमको भारत की हॉकी टीम से होती हैं, और क्यों ना हो, जिसका जिक्र हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी किया, कि जब तक खेल हमारे ओलंपिक में हम खेलने जाते हैं और भारत की हॉकी टीम नहीं जीती, तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरापन रहा है। तो हॉकी से सभी का जुड़ाव हर तरह से है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब का इतना बड़ा लफ्ज़ कहना कि अगर हम हॉकी में मेडल नहीं जीते, तो ऐसा लगता है कि हमने मेडल नहीं जीते हैं। और वाकई में जब भारत ओलंपिक में खेलने जाता है और हमको है मेडल हासिल नहीं होते, तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हॉकी खिलाड़ियों को दुख होता है, इस देश में सभी लोगों को दुख होता है। उसकी वजह यह है कि हॉकी हमारे जनमानस, हमारे पूरे देश के अंदर के लोगों के दिलो दिमाग पर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक बसा हुआ खेल है, जिस खेल ने भारत को 8 गोल्ड मेडल दिए हैं, 1 सिल्वर मेडल दिया है, 3 ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं। तो एक अच्छी उपलब्धि खेलों में रही हॉकी के अंदर। और आज के दौर में जब हम खेलने जाते हैं, तो वही उम्मीदें हमारे देश के वो दर्शकगण या खेलों को चाहने वाले वो करते हैं खिलाड़ियों से, जिनके जिम्मे खेल होता है उस वक्त, ओलंपिक हो या वर्ल्ड कप हो या एशियाड हो, कि आप जीत कर आए, हम आपका खैर मकदम यहाँ पर स्वागत करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, और सम्मान भी बड़ा अच्छा होता है। हम सब इस बात को देख चुके हैं। अब वो दौर, वो ज़माना चला गया जब सिर्फ मेडल के लिए खेला जाते थे। आज सुख सुविधाएं भी इन खिलाड़ियों को हैं। तो मैं चाहता हूँ कि खिलाड़ी उस रूप में भारत के अपने उस इतिहास को देखते हुए, जो स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है, उसको दोबारा भारत में लाने की कोशिश करें और मेडल्स जीतने की कोशिश करें, ताकि असंख्य लोगों का जो एक प्यार है हॉकी के प्रति, जो मोहब्बत है खेल के प्रति, उसमें और इजाफा हो सके और बढ़ोतरी हो सके। क्या आप ध्यानचंद जी की कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे? उनकी यादें तो अपने आप में ऐसी असंख्य कहानियां हैं बन चुकी,
कहते हैं ना किंवदंतियाँ, किसी एक ने एक लाइन बोली तो दूसरे ने उसका तर्जुमा या उसका ट्रांसलेशन दूसरे लफ्ज़ों में कर दिया। तो बढ़ते-बढ़ते वो ऐसी चीज़ें हो गई कि जो असीमित हैं। बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि एक ऐसे इंसान के रूप में ध्यानचंद जी आज हमारे बीच में तो नहीं हैं, लेकिन उनकी वो बातें, उनकी वो कुछ कही हुई बातें, जहाँ उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने देश को नहीं छोड़ूँगा, मैं सिर्फ़ देश के लिए खेलूँगा, और उससे ये पूछने वाला और उनको ऑफ़र देने वाला हिटलर 1936 में था। तो ये लाइनें वो थी जिसने देश के असंख्य लोगों के दिल में भारत के प्रति सम्मान आगे बढ़ाने की और उसको सोचने की बातें हमारे लोग अपने दिलो दिमाग में करते हैं कि हमारे उस हीरो ने, जिसने 1936 में बर्लिन ओलंपिक के अंदर हिटलर के सामने बैठा हुआ है, उसी ग्राउंड के ऊपर उसको 8-1 से रौंदा था, उसको हराया था। और उसके बाद जब उनको ऑफ़र मिलता है और हिटलर ऑफ़र देता है कि तुम मेरे देश में आ जाओ, मेरे देश के लिए हॉकी खेलो, तो उनका एक छोटी लाइन सा का ऑफ़र कि मैं अपने देश के लिए खेलना पसंद करता हूँ और उसके लिए खेलूँगा। मुझे आपका ये आपका ये ऑफ़र मुझे बिल्कुल पसंद वो नहीं है, स्वीकार नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो है लगता है कि हाँ भाई, गर्व करने वाली हैं। जीत जीत होती है, लेकिन देश के प्रति जो प्यार और मोहब्बत उन्होंने दिखाई, जन्म से लेकर आखिरी क्षणों तक। और उनको कई ऑफ़र भी बीच में आए, कोचिंग के लिए भी आए। ये तो मेरे सामने की बातें हैं, जब मैं कमरे घर में बैठते थे तो उनको ऑस्ट्रेलिया से लेटर आया, इन्विटेशन लेटर कि आप हमारी कोचिंग करो। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम कोचिंग नहीं करेंगे। अच्छा पैसा मिलना, अच्छी सुविधाएँ मिलना। तो उनसे भी, दादा आपको आपने क्यों मना करा? उनके इतने पैसे मिलने थे, इतने अच्छे ऑफ़र में आप क्यों नहीं गए? तो उनका एक बड़ा अच्छा-सा जवाब दिया उन्होंने। मैंने जो हॉकी खेली, ध्यानचंद जी बोलते हैं कि मैंने जो हॉकी खेली, वो दूसरे देशों को हराने के लिए खेली है, और उनको मैंने हराया। अब मैं वहाँ जाके उन देशों को हॉकी सिखाऊँ कि तुम भारत को हराओ? तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। तो ये है उनके उनका खेल के प्रति लगाव, मोहब्बत, देश के प्रति लगाव। तो और नो डाउट इन सब बातों का के लिए भारत के हमारे असंख्य लोगों ने अपना असीम प्यार, मोहब्बत उनको दी है और आज तक देते रहे। आपने भी ध्यानचंद जी की तरह भारत के लिए हॉकी खेली है, तो उसमें जो आपके अचीवमेंट्स थी और जो और भी चीज़ें थी उसके बारे में बताएँ? हाँ, ये बड़ी एक हमारे मेरे लिए तो बड़ी एक गर्व करने वाली बात थी कि मैं उस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ हॉकी के जन्मदाता, हॉकी खेलने वाले जादूगर मेजर ध्यानचंद, जो ध्यान सिंह थे पहले और ध्यानचंद बने। मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते, जिनके नाम की एक सड़क आज भी ये जर्मन ओलंपिक विलेज के अंदर बनी हुई है, कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट। तो ऐसे इतिहास खेलों के द्वारा जिन्होंने अब भारत का नाम और सम्मान विदेशों में भी जोड़ा, मैं उस परिवार में रहा और मुझे भी खेलने का मौका मिला। ये ज़रूर था कि शुरू में इनिशियली ध्यानचंद साहब ने कभी मुझे खेलने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं किया। उन्होंने रोकने की कोशिश की कि ये खेलने से कोई फ्यूचर नहीं बनता। उस ज़माने में मैं 60, 64, 66 की बात कर रहा हूँ कि इसमें खेलों में कोई फ्यूचर नहीं था, सिर्फ़ एक ऑनर था। मेडल्स भी लोग जीत कर आते थे, जो हमारे ओलंपियंस वो ये कहते थे कि मेडल्स हम देश के लिए जीत कर आते हैं और हमको उसका उसका जो रिटर्न जो मिलता है देश से, वो ये मिलता है कि एयरपोर्ट पे या रेलगाड़ी ट्रेन के स्टेशन पर हमको मालाएं डाल दी जाती हैं, जो घर आते आते सूख जाती थी। मेरा भी उसी दौर में, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी तरह से मेरा खेल आगे बढ़ा, जिसमें सिर्फ मेडल थे। मेडल जीतना है, खेलना है देश के लिए। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक मेरा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि ध्यानचंद की हॉकी को देखते हुए जो दुनिया ने देखी थी, उसको उसमें अपने आप को शामिल करना, परिवार के पुत्र होने के नाते लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा थी। मैंने 1970 में पहली बार एशियाड के लिए मैं खेलने गया भारत की तरफ से, और भारत की टीम को सिल्वर मेडल मिला पहला। तो मेरा पहला जो ओपनिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट एशियाड हुआ, उसमें सिल्वर मेडल मिला। 1971 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, हॉकी वर्ल्ड कप जो है 71 से शुरू हुआ। तो मैं इन 1971 का वर्ल्ड कप खेलने गया, उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला पहला। 1972 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला। मैं उस ओलंपिक की बात कर रहा हूँ जो म्यूनिख में खेला गया था, जर्मनी में, जिसके कैप्टन रूप सिंह साहब के नाम की स्ट्रीट बनी हुई है। वो स्ट्रीट मैंने 1972 ओलंपिक के वक्त में देखी थी। तो 1973 का वर्ल्ड कप फिर होता है और उसके अंदर हमारी भारत की टीम को सिल्वर मेडल मिलता है, हॉलैंड में होता है।
1974 का एशियाड होता है, उसके अंदर मुझे सिल्वर मेडल मिलता है। 1974 में ये ऑल एशियन स्टार टीम बनती है, जिसने 4 मैच हमारी पाकिस्तान वॉर के बाद 71 वॉर के बाद 4 मैच पाकिस्तान में खेले थे और 8 मैच भारत में खेले थे, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था उस ज़माने में, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन अच्छे नहीं थे। 1975 का वर्ल्ड कप मेरे लिए ज़िंदगी का, लाइफ का वो होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर हर इंसान जो भी ग्रूम करता है, आगे बढ़ता है, तो वही सोचता है कि मैं अपने जीवन में कोई ऐसे काम करूँ जो मुझको अप्रिशिएट करें लोग, जिसके बारे में लोग मेरे बारे में जानें। तो मैं ये सोचता था कि मैं खेलों में या हॉकी में कुछ ऐसी ऐसी उपलब्धि हासिल करूँ जिससे लोग मुझे जानें, इस रूप में, खिलाड़ी के रूप में, ध्यानचंद के बेटे के रूप में नहीं, खिलाड़ी के रूप में। तो वो मेरी सबसे बड़ी एक चैलेंज भी था, और वो मौका मुझे 1975 वर्ल्ड कप में मलेशिया में मिला, जब हमने पाकिस्तान को फाइनल मैच में 2-1 से शिकस्त दी, उनको हराया हमने। और उसमें जो विनिंग गोल था, फाइनल गोल, वो मेरी हॉकी से हुआ था। तो वो क्षण थे जिसमें जो मैं सोचता था कि ऐसा हो जाए, और वो मुझे उपलब्धि 1975 वर्ल्ड कप में कोलालमपुर मलेशिया में मुझे हासिल हुई। फिर मैं मेडल, गोल्ड मेडल दिखाने के लिए अपने पिता को, ध्यानचंद जी के लिए बहुत कि कम मैं दिखाऊं, क्योंकि उसके पहले के जितने मेडल्स थे मेरे पास, सिल्वर और ब्रॉन्ज और ये वो मैंने कभी दिखाए नहीं, कि उनको दिखा के मुझे और डांट पड़ती थी कि ये तुम क्या लेकर आ रहे हो, हम तो सोना लेकर आने वाले थे, तुम ब्रॉन्ज ला रहे हो, सिल्वर ला रहे हो। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। तो वो जब गोल्ड मेडल मिला, और मुझे याद है कि मैं वो गोल्ड मेडल लेके मैंने उनको अर्पित किया जब, तो सिर्फ मेरी पीठ के ऊपर उनके 3-4 थपकियां जो हैं, हाँ, पैम्परिंग, क्या अच्छा खेलो, लफ्ज नहीं, नो वर्ड। तो वो चीज़ है जिसने मुझे, मेरे दिमाग में, या मुझे लगा कि हाँ, कि मैंने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वही था। आज भारत में हॉकी के प्लेयर्स के लिए जो ट्रेनिंग होती है, उनके लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? सुविधाएं बड़ी लिमिटेड हो गई हैं आज के ज़माने में। जो आज की मॉडर्न हॉकी है, जिसके अंदर सबसे बड़ा चेंज चेंज आया है, वो है एस्ट्रोटर्फ। हर बच्चा चाहता है मैदान पर खेलना। आप देखें तो फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी भी इसमें खेली जाती थी, लेकिन हॉकी के उस भारत की हॉकी के दबाव को कम करने के लिए यूरोपियंस ने एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड लगाना शुरू किया, जो भारत के लिए खर्चीला था। उस ज़माने में जब हम 76 ओलंपिक के बाद हमारे देश में कोई ग्राउंड ही नहीं था, 70-71 में जाके एस्ट्रोटर्फ, पहला एस्ट्रोटर्फ लगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो 5-6 साल का जो गैप हुआ, उसके अंदर एक जनरेशन जो है वो ख़त्म हो गई खिलाड़ियों की। वो खेल नहीं सके, हार मिलनी शुरू हुई, हमको डिफीट मिलनी शुरू हुई। और ओलंपिक, वर्ल्ड कप और इसके अंदर एशियाड के अंदर एक डिफीट आपको 4 साल पीछे ले जाती है। तो उस तरह से ऐसी चीज़ें होती चली गई, और भारत की हॉकी वो डाउन होती चली गई, क्योंकि वो एस्ट्रोटर्फ, एक नकली एस्ट्रोटर्फ लगाया गया था, जिसको लगाने की के लिए हमारे भारत के पास इतना पैसा नहीं था, 4 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के भारत की उस हॉकी को दबाने के लिए की गई, जिसका नतीजा कई सालों तक चलता रहा, और असर भी है उसका रहा। और बड़ी मुश्किल से हमको अभी 1921 के अंदर ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और 40 साल के बाद, 40 साल के बाद। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा अरसा हमको ओलंपिक में जीत हासिल किए हो गया। वर्ल्ड कप के अंदर तो 48 साल हो गए हमको, कि उसके बाद से हमने उसमें कोई मेडल जीता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हॉकी एक ऐसा गेम रहा है जिसने हमेशा से हम सभी भारतवासियों को, चाहे वो ध्यानचंद के रूप में, जादूगर के रूप में उनको जाना जाता रहा हो, चाहे ग्रेट बलबीर सिंह के 3 गोल्ड मेडल, क्लाउडियो साहब के 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, उधम सिंह साहब के 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल। तो इस तरह की उपलब्धियां हमारे खिलाड़ियों ने हासिल की है। ये उपलब्धियां और आगे बढ़े, देश जीते, मेडल जीत कर आए, ताकि वो सम्मान जो भारतवासी अपने खिलाड़ियों को देना चाहते हैं, सरकार देना चाहती, वो सम्मान उन खिलाड़ियों को मिले। ध्यानचंद जी के नाम पे सरकार ने इतने सारे उनको इतने सारे मेडल मिले हैं, उनके नाम पर इतनी सारी चीज़ें रखी गई हैं, पर आज तक उनको भारत रत्न नहीं मिला है। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, बस यही विचार आता है ध्यानचंद जी के लिए, कि 1956 में एक खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने काम किया हो, उनको हमारा पद्म भूषण अवार्ड सरकार
अवार्ड देती है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी खिलाड़ी के लिए। 1995 में हॉकी जादूगर की संज्ञा तो उनको मिल ही चुकी थी। एक खिलाड़ी के रूप में हॉकी जादूगर अपने आप में ऐसा एक अजूबा नाम रहा, जिनके नाम को ध्यान सिंह के नाम को ध्यानचंद के नाम से जाना जाता हो, जिनके रजिस्ट्रेशन फौज में हो, स्कूल में हो, ध्यान सिंह था, लेकिन ओलंपिक सर्टिफिकेट में ध्यानचंद के नाम से जिनके नाम को रखा गया। तो 1995 में पहली बार तत्कालीन सरकार ने एक बड़ा फंक्शन किया हमारे नेशनल स्टेडियम दिल्ली के अंदर, और वहाँ पर हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, माधवराव सिंधिया जी थे, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया थे, मुकुल वासनिक साहब उस जमाने में कांग्रेस के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। उन्होंने उस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया कि उनके बर्थडे को, ध्यानचंद जी के बर्थडे को 29 अगस्त 1905 में जो होता मनाया जाता था हर साल, उसको उन्होंने कहा नहीं, ये नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में देश इसको मनाएगा, ऑनर देते हुए ध्यानचंद को वो डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद हमारा एक प्रतिमा, आदम कद प्रतिमा जो है अष्ट धातु की वहाँ लगाई ध्यानचंद की, जो मैं समझता हूँ कि जो रो है राष्ट्रपति भवन से लेकर और नेशनल स्टेडियम तक का एक दृश्य है, उसके अंदर ध्यानचंद भी प्रतिमा के रूप में खड़े हुए हैं। 2002 के अंदर हमारे तत्कालीन तब के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री माननीय श्री अडवाणी जी ने मेजर ध्यानचंद जी के को सम्मान देते हुए नेशनल स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में घोषित करा। तो इतने सम्मान जब दिए गए, और अभी लेटेस्ट में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हमारे हाईएस्ट और बेहतरीन खिलाड़ियों को खिलाड़ियों को भारत सरकार देती है, उसका नाम भी बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। उनकी इस देश के अंदर ध्यानचंद की 19 से ज्यादा प्रतिमाएं लगी हुई हैं, खिलाड़ी की प्रतिमाएं। आप इस बात को सोचिए, अजब एक मिसाल धारणा हुआ उदाहरण है कि खिलाड़ी की प्रतिभा, लेकिन इस देश ने ध्यानचंद को इतनी इज्जत सम्मान देते हुए इस देश के अंदर 19 से ज्यादा मूर्तियां स्थापित की। उनके अनगिनत स्टेडियम उनके नाम पर बनाए गए, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो ये चीजें वो है, एकेडमीज खुली उनके नाम से देश में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अब हमारी सरकार के पास ये चीजें मुझसे ही पूछी जाती हमेशा कि उनको ये भारत रत्न क्यों नहीं मिला, और मेरे पास एक ही जवाब होता है कि कभी वक्त आएगा तो ध्यानचंद को ये अवार्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि इतने असंख्य लोगों का प्यार मोहब्बत जो उनके प्रति ध्यानचंद के लिए है, वो आज तक खत्म नहीं हुई है। उनके मृत्यु के 44 साल के बाद भी ध्यानचंद को हम याद करते हैं। तो अनूठा एक इंसान रहा जो दूसरी बातों से अलग रह के खिलाड़ी के रूप में, जिसने सिर्फ अपने आप को लोगों के जहन में रखा, दिमाग में रखा, लोग उनको मानते हैं, प्रेरणा लेते हैं, खेलने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये अवार्ड सरकार जो है ध्यानचंद जी को अवश्य देगी, और इसका अवार्ड देने से ध्यानचंद को नहीं बल्कि देश के हमारे अनगिनत युवा बच्चों को जो आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, वो एक्सेल करेंगे इस खेलों में, अपने खेलों के द्वारा देश में उस कमी को दूर करेंगे जो मेडल्स के द्वारा देश को सम्मान स्वरूप ये बच्चे जीत के जब लाएंगे। तो मैं समझता एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए सम्मान बहुत बड़ा है। ध्यानचंद को ये सम्मान मिले ऐसा असंख्य लोग कहते हैं, और उन लोगों में क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, वर्ल्ड कप जीतने वाला, ओलंपिक मेडल्स हासिल करने वाला, एशियाड के मेडल हासिल करने वाला, मैं भी अर्जुन अवार्डी रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि सब बातें हमारे कई खिलाड़ियों ने मिलकर भी रिक्वेस्ट करी सरकार से, कई वक्त कहीं कुछ ज्ञापन भी दिए हैं। तो ये बातें आती हैं कि हाँ, सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और ऐसे इंसान को भारत रत्न का अवार्ड देकर असंख्य लोगों के उन भावनाओं को और वो आगे बढ़ाए।